हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं। मैं एक एक पिक करके सारे पे वीडियोस बनाऊंगी। सबसे पहले पहला पढ़ते हैं। क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है किससे? इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। मतलब कोई अगर एक चार्ज वायर मैंने ड्रॉ कर दिया इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट, तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये हम लोग पता करने वाले हैं। और ये हम लोग प्रूव करेंगे किसके मदद से? गॉस लॉ की मदद से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्या बनाया है, ये मेरा लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है। पहले डायग्राम को समझेंगे तभी हमें प्रूविंग आसानी से आ पाएगा। ठीक है, एक बार आपने ये डायग्राम बना लिया तो प्रूविंग तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये प्रूविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2017 में भी आया था बोर्ड्स में, तो आपको ध्यान में रखते हुए इसको सीखना है। तो ये क्या है? एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है। इसके अराउंड मैंने क्या कर दिया? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसलिए ताकि हम लोग क्या कर सके? इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सके। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? नेम कर दिया। यहाँ पे मैंने सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 का नेमिंग कर दिया। टोटल 3 सरफेस हैं सिलेंड्रिकल सरफेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे S1 में क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक, और अब हम लोग करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा? समझिए आपको ये बात कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है कि सरफेस के 90 डिग्री निकलता है। मतलब सरफेस पे 90 डिग्री होता है। जैसे कि अगर ये एक सरफेस है तो इस पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। अब ये सरफेस है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ठीक, ऊपर की तरफ। अब ये है सरफेस, ये एक सरफेस है तो यहाँ भी 90 डिग्री, आप देख सकते हो ऐसे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो हमेशा एरिया वेक्टर क्या होगा? अपने सरफेस पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हर जगह इसी डायरेक्शन में है और यहाँ पे सरफेस का वेक्टर जो है इधर है, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इधर ही क्या है? आपका एरिया वेक्टर भी है। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री बन गया। यानी थीटा यहाँ पे क्या हो गया? 0 डिग्री। आपको पहले एंगल समझना है। ठीक, यहाँ पे थीटा कितना बना है? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा क्या बना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, मतलब आउटवर्ड निकल रहा है। हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के आउटवर्ड ही निकलता है। यहाँ भी सरफेस है, ये इसके ऊपर निकल रहा है आउटवर्ड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं प्रूविंग की तरफ। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। मतलब कि टोटल फ्लक्स क्या है? चार्ज, यानी इस स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, तो अब टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं हम लोग। यानी फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, फाई ई। ठीक है, यहाँ पे फाई S1, पहला S1। ठीक है, प्लस सबके फ्लक्स को ऐड करेंगे हम लोग तभी तो टोटल निकलेगा। फाई S2, सभी के फ्लक्स को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे फाई ई क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds होता है फ्लक्स। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए थोड़ा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये फाई ई तो ऐसे ही रहेगा। अब निकालते हैं फाई S1, क्योंकि मैंने बताया कि ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन रहेगा इसी की तरह। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E है यहाँ पे, डॉट ds क्या है? 1 है ना, तो यहाँ पे S1 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। E डॉट d यहाँ पे S2 लग जाएगा। ठीक, प्लस फिर से वही काम करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन E डॉट d, यहाँ पे S3 है तो S3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? एक और फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पे क्या लगता है आपका? कॉस थीटा लगता है। ठीक है, तो अब उसको इस तरीके से लिख लेते हैं एक बार फिर से। आप चाहो तो ये वाला स्किप कर सकते हो। अभी जो मैं ये लिख रही हूँ ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो S1 था ना, ये बेसिक्स के लिए मैंने बता दिया है। ये जो S1 था ना, DS1, ये पहला वाला DS1, ये कितना बना? 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos 90। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन E डॉट DS2। DS2 कितना बना रहा है? ये भी सेम डायरेक्शन में है और ये भी। तो ये क्या है? थीटा 0 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, प्लस जो भी एंगल बना रहा था मैंने पहले ही आपको बता रखा है, बस आपको वहाँ आगे थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे E डॉट DS3 तो रहेगा ही, साथ में cos 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S3 जो था वो हमारा कितना बना रहा था? 90 डिग्री। समझ में आई बात? तो आप ये वाला स्किप करके ये डायरेक्ट लिख सकते हो। ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको और आगे। ठीक, अब क्योंकि जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक, ये भी 0 होती है। अगर ये 0 हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0, ये भी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी ये 0 हो जाएगा, प्लस में पहले 0 लिख सकते हैं आप। E डॉट DS2 cos
अब क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस टू ही बचेगा, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा जीरो कर देगा और यहाँ भी वही होगा, ठीक है। अब बचा हमारा ई डॉट डी एस टू सिर्फ, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ई, और डी इंटीग्रेशन है हमारा, तो ई बाहर आ जाएगा क्योंकि ई क्या है कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन करते हैं किसका डी एस टू का, समझ में आया, और ये तो ज़ीरो था ही हमारा। अब फाई ई क्या हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू क्या आ जाएगा एस टू हो जाएगा, एस टू बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एस टू क्या है यहाँ पे क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है S2, ये S2, ठीक है। अब क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrl, तो कुछ करना नहीं, आपको S2 की जगह 2πrl पुट कर देना, क्योंकि S2 क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिलहाल अभी यहाँ पे ही लिख देते हैं E इंटू मैंने जो बताया S2 की जगह क्या कर देना है आपको 2πrl लिख देना है, क्योंकि 2πrl क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अब मैंने क्यों लैम्डा ही लिया, ठीक है। लैम्डा स्टैंड्स फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब लीनियर क्या है, एक लाइन है यहाँ पे, एक स्ट्रेट वायर है, क्योंकि ये लीनियर है स्ट्रेट वायर है, तो दैट्स वाई हमने लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। हमने सिग्मा और रो नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमारा सिग्मा होता तो एरिया के लिए होता और रो यूज़ करते तो वॉल्यूम के लिए होता, लेकिन यहाँ पे लीनियर यानी एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ लीनियर है, तो दैट्स वाई वी यूज्ड लैम्डा, ठीक है। तो रीजंस भी जानते रहो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर Q यहाँ मैं लिखूँ तो ये L उधर चला जाएगा, तो ये लैम्डा L आ जाएगी Q की वैल्यू हमारी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो हम लोग का प्रूविंग है ये हम लोग गॉस लॉ की मदद से प्रूव करने वाले हैं। तो अब गॉस लॉ आ गया है, फाइनली उसका एंट्री हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की वजह से फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, ये तो आप जानते ही हो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्योंकि हमने चार्ज ऊपर निकाल रखा था इसी के लिए, ताकि हम लोग गॉस में पुट कर सकें गॉस लॉ में, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या थी लैम्डा एल, तो यहाँ मैंने लैम्डा एल पुट कर दिया है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहने देंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये पहला, ये दूसरा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारा क्या है फाई ई है, ठीक है। तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे E इंटू 2πrl, यहाँ पे ऊपर लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या LHS साइड इक्वल है, तो ये जो RHS साइड है ये आपस में अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे L से L कट रहा है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर इनफाइनेटली, ठीक। तो अब क्या करेंगे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा, अब क्योंकि ये जो 2πr बचा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2πr नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट तो था ही, और ये मैंने प्रूफ कर दिया E इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने प्रूफ कर दी, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है पूरी प्रूविंग थी हमारी गॉस के पहले लॉ की, ठीक है। गॉस लॉ के एप्लीकेशन की पहली प्रूविंग थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, और ये आप इस तरीके से नोट कर सकते हो, और इसी तरीके से आपको बोर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी बातें समझ में आएगी और प्रूविंग भी आई होगी।